everyone, welcome back to our physics class. So we are going to start a new chapter number 3 of class 11. आज हम लोग चैप्टर 3 जिसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से फेमस सुनते हैं उसी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन चैप्टर का नाम जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है इट इज मोशन इन अ प्लेन। तो अब मोशन प्लेन में होगा। इसके पहले जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन था, जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है इस तरह से या ऊपर नीचे। ये हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ये प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 11 फिजिक्स, उसको देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मोशन इन अ प्लेन। तो मोशन इन अ प्लेन का मतलब है कि अब प्लेन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो उसके लिए आपको वेक्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए, सो दैट अगर एनसीईआरटी आप ओपन किए हैं तो आपको इस चैप्टर का शुरुआती सेक्शन में आपको स्केलर एंड वेक्टर ही देखने को मिलेंगे। स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, वेक्टर का यूज कैसे होता है, वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर को प्रोडक्ट कैसे करते हैं, सारे रूल्स, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सारा चीजें इस चैप्टर के अंदर ही पढ़ना है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं पहले ही, मैं इस वेक्टर टॉपिक को बेसिक मैथ्स के थ्रू कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप लोगों को देखना है तो आप इसी प्लेलिस्ट में जाकर के पीछे देख सकते हैं कि वेक्टर का पूरा डिटेल कंसेप्ट से बताया हुआ है। सो आई एम लिविंग द वेक्टर फ्रॉम दिस चैप्टर। हम डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। हम ये मान रहे हैं इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले कि आप वेक्टर पढ़े हुए हैं, तभी जाकर के आपको ये बातें क्लियर होंगी। आगे बात करते हैं मोशन इन अ प्लेन। अगर एक प्लेन के बारे में बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए एक प्लेन में कितने एक्सिस होते हैं। तो एक प्लेन में कितने एक्सिस होते हैं? 2 एक्सिस होते हैं। टोटल हमारे पास जो एक्सिस होता है जिसे आप कोऑर्डिनेट्स कहते हैं वो है हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास। इनमें से कोई भी 2 कोऑर्डिनेट का यूज अगर आप कर रहे हैं मोशन को डिफाइन करने के लिए, इनमें से कोई भी 2, जनरली हम लोग एक्स एंड वाई को कर देते हैं, लेकिन आप कोई भी 2 का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो आप किस चैप्टर में है? मोशन इन अ प्लेन में है। इसीलिए मोशन इन अ प्लेन में चूंकि 2 एक्सिस इन्वॉल्व होता है, इसीलिए 2D मोशन भी कहा जाता है इसे। मोशन इन 2 डायमेंशन। अब हमारे पास 2 डायमेंशन है, मतलब 2 डायरेक्शन है, जिसका हेल्प लेकर के हम मोशन को डिफाइन करेंगे। स्टार्ट करने से पहले और थोड़ा सा बेसिक आइडिया, हमने क्या बोला कि 2 डायमेंशन होंगे, इनमें से कोई भी 2। आई एम नॉट सेइंग कि एक्स एंड वाई ओनली, यू कैन से वाई एंड जेड एज वेल एज एक्स एंड जेड। कोई भी 2 एक्सिस का यूज आप कर रहे होंगे। क्लियर है कि नहीं है? चलो आगे बात करते हैं। हम लोग असल में पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? मैकेनिक्स। और ये मैकेनिक्स का शुरुआत इसके पहले चैप्टर से ही हो चुका था। व्हाट इज मैकेनिक्स? अगर आपसे कोई पूछे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट द पोजीशन एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन और मोशन के बारे में जो डिफाइन करता है उसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। फर्दर मैकेनिक्स को 2 हिस्सा में बांटा गया है। एक है आपका स्टैटिक्स और दूसरा है आपका डायनामिक्स। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट किस पर है? रेस्ट पर है, और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है उस समय उस ऑब्जेक्ट का आप स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए इस समय रेस्ट पर है ये ऑब्जेक्ट और आप इस समय इसका स्टडी कर रहे हैं, तो आप कहां पर है? मैकेनिक्स पे है। और मैकेनिक्स के कौन से पार्ट में है? स्टैटिक्स में है। क्लियर है कि नहीं? तो रेस्ट पर क्या ही स्टडी कर सकते हैं? बहुत कुछ स्टडी किया जा सकता है, जैसे कि इसका मास कितना है। इसका मास जानने के लिए क्या ऑब्जेक्ट को चलाना पड़ेगा आपको? नहीं ना। तो अगर आप मास निकाल रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट का तो आप स्टैटिक्स में है, ऑब्जेक्ट को मोशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही ऑब्जेक्ट को अगर मोशन में लेके चले जाएं, क्या इस ऑब्जेक्ट को अगर हम मोशन में लेके चले जाएं तो हम किस जगह पर हैं? मैकेनिक्स का डायनामिक्स पोजीशन पे है। तो आप जो लास्ट चैप्टर कवर कर चुके हैं वो किसका हिस्सा था? डायनामिक्स का था।
ऑब्जेक्ट चल रहे थे। फर्दर अगर और डिटेल में बात करें तो डायनामिक्स को फर्दर दो हिस्सा में बांटा गया है बच्चों। एक है काइनेमेटिक्स और दूसरा है काइनेटिक्स। एक है काइनेमेटिक्स, दूसरा क्या है? काइनेटिक्स। ये काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में क्या डिफरेंस है? मोशन तो दोनों में होगा, डायनेमिक्स का हिस्सा है तो मोशन तो दोनों में होगा, लेकिन अगर याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है लेकिन किस वजह से मोशन कर रहा है ये ना पता हो तो आप किस में है? काइनेमेटिक्स में हो। जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर में किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, यही सब डिफाइन किया। ये जो वेलोसिटी आ रहा है किस वजह से आ रहा है आप नहीं ढूंढ रहे थे। तो याद रखिएगा, अगर मोशन का कॉज पता ना हो, एक सेकेंड, क्या कह रहे हैं हम लोग कि मोशन के पीछे जो रीजन है, मोशन के पीछे जो कॉज है वो आपको पता ना हो, अगर मोशन के पीछे जो कॉज है, जो कारण है वो आपको पता ना हो तो यू आर इन काइनेमेटिक्स। मोशन तो है लेकिन काइनेमेटिक्स में है आप। अच्छा एक बात बताइए कि कोई ऑब्जेक्ट इस जगह पे है, थोड़ा देर बाद इस जगह पर आ गया है तो किस वजह से आया होगा? फोर्स की वजह से आया होगा। कोई भी, इतना तो पता है, क्लास 9 में पढ़े हैं हम कि कोई ऑब्जेक्ट अपना स्थिति, अपना पोजीशन में तब तक रहता है जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मतलब फोर्स लगा होगा तभी जाकर के वो डिस्प्लेस हुआ होगा, उस पर वेलोसिटी आया होगा, वेलोसिटी चेंज हुआ होगा तो एक्सेलरेशन आया होगा। तो फोर्स के बारे में हम डिस्कस नहीं किए थे, आप ध्यान रखेंगे। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस पर ही हम लोग सीमित थे लास्ट चैप्टर में, दैट वाज काइनेमेटिक्स। बिकॉज हम लोग मोशन का जो कारण है, कॉज है, उस पर काम नहीं कर रहे थे। अगर हम उस कॉज पर भी काम करने लगे कि किस वजह से आ रहा है ये वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मतलब मोशन के पीछे जो कॉज है उसको भी कंसीडर करने लगे हम मोशन पढ़ते समय, तो उसको हम क्या कहेंगे? काइनेटिक्स। क्या कहेंगे उसको हम लोग? काइनेटिक्स। यहां पर कॉज पता होगा। किसका कॉज पता होगा? मोशन क्यों हो रहा है ये पता होगा। हम बहुत ज्यादा डिफाइन, बहुत ज्यादा डेफिनेशन वगैरह पे नहीं जा रहे हैं, सीधा सीधी मूल मुद्दा पे आ रहे हैं। तो आपसे अब हम पूछ रहे हैं कि जो पिछले चैप्टर में थे वो तो काइनेमेटिक्स था, क्या इस चैप्टर में आप काइनेटिक्स में चले गए हैं? तो हम कह रहे हैं नहीं, स्टॉप योरसेल्फ हियर। हम अभी भी कहां पर हैं? काइनेटिक्स में ही हैं, काइनेमेटिक्स में हैं, बिकॉज वी विल नॉट डिस्कस फोर्स। इसके बाद का जो चैप्टर आएगा दैट इज नोन एज NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो वहां पर हम लोग फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट विल बी काइनेटिक्स। अभी हम लोग कहां पर है? काइनेमेटिक्स में है। तो दिस चैप्टर इज ऑल्सो बिलोंग्स टू काइनेटिक्स। डायनामिक्स का कौन सा हिस्सा में हम लोग? काइनेटिक्स हिस्सा में है। क्लियर है कि नहीं है? तो इस चैप्टर में जो आप हाई लेवल के बुक्स देखेंगे वो काइनेमेटिक्स उसमें जो है घुसेड़ दिया है, एनसीईआरटी नहीं घुसेड़ा है। एनसीईआरटी पढ़ लिए हम, एनसीईआरटी में काइनेटिक्स का हिस्सा इसमें नहीं देखने को मिला, फोर्स वगैरह नहीं देखने को मिला। क्लियर है कि नहीं है? तो हम पहले काइनेमेटिक्स के हिसाब से चलेंगे, इस चैप्टर को काइनेमेटिक्स के हिसाब से ही खत्म करेंगे, ना कि फोर्स वगैरह के रोल को इसमें लाएंगे। फोर्स वगैरह के रोल को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से इंट्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो बेसिक आइडिया हमने ये बात क्लियर कर दिया आपको। आप लोगों को ये मेंशन करना चाहिए, ये जो भी नोट्स लिखा हुआ है ये नोट्स बाद का बात है, ये पहले ये सब बातें आप लिख लीजिएगा। चलिए वापस आते हैं। तो मोशन इन अ प्लेन का मतलब होता है मोशन इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन का मतलब होता है जिस मोशन को डिफाइन करने के लिए दो डायरेक्शन का जरूरत होता है उसे हम क्या कहते हैं? मोशन इन टू डायमेंशन या मोशन इन प्लेन। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल। कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन टू डायमेंशनल मोशन कहलाएगा अगर इफ टू ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स, आपके पास कितने कोऑर्डिनेट्स है? 3 कोऑर्डिनेट्स है। 3 कोऑर्डिनेट्स में से अगर कोई भी 2 कोऑर्डिनेट का यूज कर रहे हैं आप, कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
अगर आप इन दो कोऑर्डिनेट में से किसी दो कोऑर्डिनेट का यूज कर रहे हैं इस बात को डिफाइन करने के लिए कि वो ऑब्जेक्ट इस स्पेस में कहां है, टाइम के साथ साथ ऑब्वियसली पोजीशन चेंज भी होगा, मोशन है मतलब पोजीशन चेंज भी होगा, और आप सिर्फ दो कोऑर्डिनेट का यूज करके इस चीज को डिफाइन कर रहे हैं, यू आर इन 2 डायमेंशनल मोशन। मान के चलिए कि हम यहां पर सिर्फ x और y को कंसीडर कर रहे हैं, लेट सपोज। तो मान के चलते हैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट मेरा अभी है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाउ विल यू डिफाइन इट? यू विल डिफाइन बाय द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट हियर। लेट सपोज इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x1 एंड y1 है। बोलो कोई दिक्कत है? टाइम चेंज हुआ, टाइम चेंज होने के साथ साथ आपका ऑब्जेक्ट यहां पर आ चुका है, दिस इज द फाइनल पोजीशन, यू कैन से x2 एंड y2। आपने सिर्फ दो कोऑर्डिनेट लिखा, क्या z को लिख रहे हैं आप यहां पर? नहीं, यू आर यूजिंग ओनली 2 कोऑर्डिनेट्स हियर, x एंड y। यू कैन ऑल्सो यूज y एंड z, यू कैन ऑल्सो यूज x एंड z, लेकिन दो कोऑर्डिनेट यूज करना है आपको, एनी 2। तो मोशन यहां डिफाइन किस तरह से हो रहा है? सिर्फ दो कोऑर्डिनेट यूज करके हो रहा है, टाइम के साथ साथ बदल रहा है। आपको मोशन देखने को मिल रहा है कि मान लीजिए चलिए ये पोजीशन इनिशियल पोजीशन था और ये फाइनल पोजीशन है। क्लियर है कि नहीं है? इस चीज को डिफाइन कैसे करेंगे? तो वेक्टर ऑलरेडी अगर आप पढ़ चुके हैं तो पोजीशन डिफाइन करने के लिए पोजीशन वेक्टर आपको पढ़ाया गया था, आप इस चीज को लिख सकते हैं। तो हम लिख के बताते हैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं। मान के चलिए कि ए पॉइंट पर अगर पार्टिकल है, अगर ऑब्जेक्ट है, तो उसका पोजीशन कैसे बताइएगा आप? तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, ओरिजिन से इसको मिला देते हैं उस पॉइंट को, और इस जगह को क्या कह देते हैं सर? पोजीशन वेक्टर। क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर को R1 लिख देते हैं, पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं न बबुआ? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? x1 लिखा हुआ है, और x1 डायरेक्शन दिखाने के x डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर होता है i कैप। क्लियर है कि नहीं? सिमिलरली यहां y कोऑर्डिनेट कितना है? y1 है, और y डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? j कैप। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट A in space. I am using only 2 coordinates x and y, so it is called 2 dimensional motion. आप इस पॉइंट का भी पोजीशन को शो कर सकते हैं किस तरह से? ओरिजिन से इसको मिला दीजिएगा सबसे पहले, फाइनल पोजीशन है ये, और फाइनल पोजीशन को बताने के लिए आप क्या करेंगे? इसका कोऑर्डिनेट पर यूज करेंगे, दैट इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन गो थ्रू वेक्टर, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ये पोजीशंस को हम दिखाते हैं इस तरह से। साथ में आपने लास्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट पढ़ा और वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? यू नो इट वेरी वेल कि पहले कहां था सर? इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे ही क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डेल्टा आर वेक्टर लिखते थे आप लोग। कैसे निकाल सकते हैं डेल्टा आर वेक्टर? तो तरीका ये था सर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। व्हाट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट x? तो आप कह सकते हैं x2 में से आपको x1 को घटा देना है, i कैप लिखना है। सिमिलरली y2 में से y1 को घटा देना है और j कैप लिख देना है। ये वेक्टर फॉर्म हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर। हां, साथ में सर ये तो वेक्टर के फॉर्म पे बात कर रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? सर कितना डिस्टेंस है ये बताइए ना, फालतू का बात मत कीजिए। तो कितना डिस्टेंस है अगर निकालना है तो इसका मॉडुलस निकालते थे, याद कीजिएगा। यहां पर क्या है सर? x1 का स्क्वायर, और यहां पर क्या है? y1 है, तो y1 का स्क्वायर करते थे और इसका रूट लगा देते थे। ये मोड निकालने का तरीका था। सिमिलरली R1 वेक्टर का मोड था, ये R2 वेक्टर का मोड मतलब मैग्नीट्यूड कितना ये बोल रहे हैं। मतलब कितना मतलब O से A तक का डिस्टेंस कितना, ये लिख सकते हैं। O से A तक का डिस्टेंस है ये। यहां O से B तक का डिस्टेंस आपको निकालना है, तो आप कैसे कर सकते हैं ना? सिमिलरली एकदम बिल्कुल वैसा ही है ना, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो ये तरीका था मैग्नीट्यूड निकालने का। सिमिलरली इसका भी मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते थे, कैसे ना? डेल्टा आर वेक्टर का मोड निकाल दीजिएगा, तो यहां से मिलेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये सब वेक्टर में हम पढ़ा लिए हैं। दिस ऑल आर रिकैप करके ये सब आप लिख सकते हैं। रिवीजन हो रहा है। तो ये सब क्या है? 2 डायमेंशनल मोशन में पोजीशन बताने का जो तरीका है वो ये।
क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बबुआ जब पार्टिकल ए से बी के तरफ गया तो यहां पे हमने कितने कोऑर्डिनेट का यूज किया? सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट का यूज किया। जब भी 2 कोऑर्डिनेट का यूज होगा 2 डायमेंशनल मोशन होगा, और ऐसे मोशन को ही हम क्या कहते हैं? मोशन इन अ प्लेन। लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, इन सच अ मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ प्लेन। यहां कौन सा प्लेन का यूज हो रहा है? एक्स वाई प्लेन का यूज हो रहा है। इस टाइप का मोशन में ही क्या यूज होता है? 2 कोऑर्डिनेट का यूज होता है, और 2 कोऑर्डिनेट का जब भी यूज हो उसको हम क्या कह देंगे? मूव्स इन अ प्लेन। मतलब मोशन किस में है? प्लेन में है। इसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने है, देखिएगा ध्यान से, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अ बिलियर्ड बॉल मूविंग ओवर बिलियर्ड टेबल। क्या बिलियर्ड बॉल गेम खेले हैं आप लोग? एक टेबल होता है जिसमें ढेर सारा बॉल होता है, और हम लोग एक स्टिक लेते हैं, और स्टिक लेकर के उसको जो गोल होता है उसका, उसके तरफ निशाना करके उसको स्टिक से क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं। तो जो बॉल है उस प्लेन में ही तो चलता है ना, क्या उछल वगैरह भी जाता है? नहीं जाता है। तो उस बॉल में ट्रेवल करता है, तो सॉरी उस प्लेन में ट्रेवल करता है, तो वो प्लेन में ट्रेवल कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? मोशन इन अ प्लेन। सिमिलरली एन इंसेक्ट क्राउलिंग ओवर द फ्लोर ऑफ अ रूम। एक रूम है, मान लीजिए ये रूम का फ्लोर है, और इसमें एक कीड़ा है इंसेक्ट, और इस इंसेक्ट, ये इंसेक्ट ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, कैसे भी चल रहा है। तो 2 एक्सिस का ही यूज हुआ ना, एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है। अगर गलती से ये इंसेक्ट फ्लाई कर गया, उड़ गया, तो वो 3D मोशन हो जाएगा। फ्लाई नहीं करना चाहिए। क्रॉलिंग इन द फ्लोर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, फ्लाइंग नहीं लिखे हैं। फ्लाइंग एंड क्रॉलिंग में दोनों में डिफरेंस है। ये रेंग रहा है ना कि उड़ रहा है। और एग्जांपल, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन, ये भी 2 डायमेंशनल मोशन में आ जाएगा, मोशन इन अ प्लेन आ जाएगा। इफ यू आर कंसीडरिंग सन हेयर, अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड इट। ओके, अब ये ही पाथ है, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतना हम कंसीडर करते हैं। अगर ये अर्थ है तो ये अर्थ ऐसे मोशन करेगा, तो आपको दिख रहा है एक सर्कल में मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक सर्कल को डिफाइन करने के लिए 2 एक्सिस का जरूरत होता है। आप देख सकते हैं, इधर एक एक्सिस और इधर एक एक्सिस, बस, और कोई चीज का जरूरत तो है नहीं। एक एक्सिस ये, कोई भी एक्सिस हो सकता है, दैट में बी एक्स वाई जेड। अब मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 2 एक्सिस का यूज हो रहा है, तो इसी को क्या कह देंगे हम लोग? मोशन इन अ प्लेन। क्लियर है कि नहीं है? तो इसी पे बेस्ड एक बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, जो आपको शुरुआत में ही पता चल जाना चाहिए। नहीं तो आप इस चैप्टर को शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन नाम से और खत्म भी कर देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन नाम से, ऐसा नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 स्पेशल केसेस ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशन आर। जब भी 2 डायमेंशन में मोशन हमको पढ़ना है तो आप 2 चीजों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट इज प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सेकंड वन इज सर्कुलर मोशन। यू कैन सी, ये क्या है? सर्कुलर मोशन ही तो है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जब कोई पार्टिकल किसी न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहा होता है, उसे हम क्या कह रहे हैं? सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन डिफाइन करने के लिए भी सिर्फ 2 ही एक्सिस का जरूरत पड़ रहा है, तो ये भी 2 डायमेंशनल मोशन का ही पार्ट है। सो मोशन इन अ प्लेन का मतलब 2 डायमेंशनल मोशन, और 2 डायमेंशनल मोशन में 2 चीजों को हम कंसीडर करेंगे। फर्स्ट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, सेकंड इज सर्कुलर मोशन। यस, हम ये मान रहे हैं कि सर्कुलर मोशन को हम यहां बहुत ज्यादा नहीं समझ पाएंगे, बट डेफिनेशंस वगैरह कुछ कुछ चीजें हम इसी चैप्टर में कवर कर लेंगे। सर्कुलर मोशन को आपको डिटेल में पढ़ना है NLM नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन यहां भी पढ़ के जाएंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। क्लियर है कि नहीं? तो पहला टॉपिक आपका क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ध्यान दीजिएगा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है, उससे पहले प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं इस बात को समझेंगे। सो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? लिख रहा है अ बॉडी विच इज इन फ्लाइट, फ्लाइट में हो मतलब हवा में हो, थ्रू द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर से होता हुआ गुजर रहा हो, बट इज नॉट बीइंग प्रोपेल्ड बाय एनी फ्यूल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। ऐसा ऑब्जेक्ट जो फ्लाइट में हो, उड़ रहा हो एटमॉस्फेयर के थ्रू, बट उड़ रहा है इस वजह से नहीं उड़ रहा हो कि वो कोई फ्यूल का यूज कर रहा है। जैसे कि अगर हम आपको कहें
कि एक एरोप्लेन यहां से उड़ना शुरू किया, ये ऐसा उड़ना शुरू किया और ये जाकर के ऐसे लैंड किया, थोड़ा देर के लिए हवा में था। तो क्या एरोप्लेन एक प्रोजेक्टाइल है? तब बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि एरोप्लेन को इस जगह से इस जगह तक जाने में हवा के थ्रू फ्यूल का यूज करना पड़ा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? ऐसा ऑब्जेक्ट जो फ्लाइट में हो एटमॉस्फेयर के थ्रू, लेकिन फ्लाइट जो हो रहा है उसके पीछे रीजन फ्यूल नहीं होना चाहिए। कारण क्या नहीं होना चाहिए? फ्यूल नहीं होना चाहिए। फ्यूल मतलब समझ में आ रहा है? एरोप्लेन को उड़ाने के लिए फ्यूल चाहिए। एरोप्लेन इज नॉट अ प्रोजेक्टाइल। क्लियर है कि नहीं है? तो उसको हम क्या कह देंगे? प्रोजेक्टाइल। आगे बात करते हैं। जैसे ये पार्टिकल है, हम ऐसे पकड़े और उसको कुछ देर के लिए ऐसे फेंक दिए, तो ये कैसा ट्रेवल करेगा? रास्ता इस तरह से जाएगा और जाकर के ग्राउंड होगा। यस और नो? तो क्या इसके पास फ्यूल है? नो। तो फिर ये यहां से यहां तक क्यों गया? फोर्स लगाए, इस वजह से गया। तो एक एक्सटर्नल एजेंट आएगा जो कि प्रोजेक्टाइल को फेंकेगा, उस पर कोई फ्यूल नहीं होगा, एंड ड्यू टू दैट फ्यूल वो नहीं चलेगा। हमने जो इसको फोर्स लगा करके फेंका है, इस वजह से वो चलेगा। उस पार्टिकल को, उस बॉडी को हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल कहेंगे। कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, समझने का कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला कंफ्यूजन वाला चीज ही लिए हैं, जैसे कि हमने अभी बोला एरोप्लेन कोई प्रोजेक्टाइल नहीं है। तो पहला एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, अ बम रिलीज्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन। एरोप्लेन प्रोजेक्टाइल नहीं है, लेकिन एरोप्लेन से जो बम रिलीज होता है वो प्रोजेक्टाइल के जैसा काम करता है। लेट सपोज, ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है और इस लेवल पे जाकर के यहां पर एक एरोप्लेन है, समझिएगा ध्यान से। यहां पर एक हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन जो भी है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? इससे बम रिलीज कर रहा है, और ये तो मोशन में है, ये तो आगे की तरफ चल रहा है, ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा, चलता जाएगा। लेकिन बम यहां से रिलीज करना शुरू किया, तो यहां से अगर बम रिलीज कर दिया तो ये इस प्रकार का रास्ता फॉलो करेगा। यस और नो? क्या बम के पास कोई फ्यूल है चलने के लिए? नहीं, ये तो रिलीज करके चल दिया। तो ये जो बम है, ये जो बम है जो इस रास्ते को फॉलो कर रहा है, वो क्या है? एक प्रोजेक्टाइल है। बट दिस एरोप्लेन इज नॉट प्रोजेक्टाइल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बात करते हैं। अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन। तो हम क्या करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज, ध्यान दीजिएगा, एक ट्री है, एक ट्री है, इसमें एक मंकी बैठा हुआ है, ठीक है, हाँ ठीक है, ये क्या है? मंकी, ठीक। ये ग्राउंड लेवल है, पेड़ है इस पे, ठीक है। अब हम यहां पर हैं, कोई बंदा यहां पर है, आराम से बैठा हुआ है और अपने हाथ पे क्या लिया हुआ है? पिस्तौल लिया हुआ है, गन लिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? किसको निशाना बनाया है? मंकी को निशाना बनाया है। जानवर मारने के खिलाफ है, पढ़ा रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि मंकी को मारने का सिखा रहे हैं, नहीं भाई, मत मारना। तो ये निशाना बना रहा है इस मंकी को। जैसे ही गन से बुलेट निकलेगा, वो बुलेट इस रास्ता को फॉलो नहीं करेगा, वो इस रास्ता को फॉलो करते हुए जाएगा। दोनों रास्ता में डिफरेंस है। अगर मंकी जहां बैठा हुआ है वहीं बैठा रहे तो इसको बुलेट नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो हड़बड़ा के नीचे उतर गया तो उसको बुलेट लग जाएगा। इसीलिए कहते हैं काफी दूर पे जब आप कहीं हैं और आपको पता है इस गन का पावर क्या है, कुछ कुछ गन ऐसा है जो 1 किलोमीटर तक भी स्ट्रेट लाइन में फायर कर सकता है, तो अगर आपको गन के बारे में नॉलेज है कि ये गन उतना दूर फायर नहीं कर सकता है, उस गन से ये फायर कर रहा है, तब वहीं के वहीं बैठे रहिए, आपको नहीं लगेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? बिकॉज दिस इज द एक्चुअल पाथ बुलेट विल फॉलो। सो दिस इज द ट्रेजेक्ट्री, यू कैन से। इस जो रास्ता है इसको हम क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री। क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री। और पाथ, रास्ता। एन एरो रिलीज्ड फ्रॉम बो। धनुष में एरो लगा लिए और उसको
मार दिए। तो हम सोच रहे हैं कि स्ट्रेट मार रहे हैं, लेकिन वो जाकर के आगे इस पाथ को फॉलो करेगा। तो एरो इज अ प्रोजेक्टाइल, हियर बुलेट इज अ प्रोजेक्टाइल, हियर बम इज अ प्रोजेक्टाइल, एरोप्लेन इज नॉट अ प्रोजेक्टाइल। अ जेवलिन थ्रोन बाय एन एथलीट, अभी कुछ दिन पहले क्या नाम था उसका, नीरज चोपड़ा, क्या किया, वो इस तरह से जेवलिन को पकड़ा और फेंक दिया। क्या उस पे कोई फ्यूल, पेट्रोल वगैरह डाल के फेंका था कि उतना दूर चला गया? नहीं, कोई फ्यूल यूज नहीं किया था, मसल पावर का यूज किया था, एंगल का यूज किया था और फेंका था। तो ये जाकर के इस प्रकार गिरा था। सो जेवलिन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्लियर हुआ? प्रोजेक्टाइल हम किसे कहेंगे? फ्यूल यूज नहीं करना चाहिए, कुछ देर तक हवा में रहना चाहिए, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए। और इन सभी मोशंस पे आप अगर ध्यान दें तो दो कोऑर्डिनेट्स का यूज हो रहा है, दो एक्सिस का यूज हो रहा है और एक प्लेन का यूज हो रहा है, आप कह सकते हैं। अगर आप यहां पर ध्यान दें तो यहां पर बम का जो मोशन है वो इस तरह का है, ये आगे की तरफ भी जा रहा है बम और नीचे की तरफ भी आ रहा है। समझ में आ रहा है? दो डायरेक्शन यहां पर, इस बम का अगर दो डायरेक्शन दिखाएं इस सिचुएशन में तो एक डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन ये है, क्योंकि कुछ देर के बाद ये बम यहां पर है, मतलब ये डायरेक्शन था तभी तो उधर गया है, और नीचे आया है मतलब ये वाला डायरेक्शन था। तो दो डायरेक्शन अभी भी दिख रहा है आपको। क्लियर है कि नहीं? इसलिए टू डायमेंशनल मोशन। आगे बात करें तो प्रोजेक्टाइल क्या है ये समझने के बाद हमें ये समझना जरूरी है, चैप्टर अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये बातें आपको क्लियर होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम क्या क्या एज्यूम किए हुए हैं। अगर हम जो बातें हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं अगर वो एज्यूम ना करें तो आगे पढ़ने वाले सभी बातें बेकार हो जाएगी। तो एज्यूम किए हुए हैं। पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, क्या लिख रहा है? एजम्पशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन, फर्स्ट एजम्पशन इज देयर इज नो रेसिस्टेंस ड्यू टू एयर, मतलब एयर रेसिस्टेंस नहीं है। मतलब यहां पर एरोप्लेन जो बम को गिराया है, आपको समझ में आता है, कॉमन सेंस है कि सर यहां एयर है तो ये बम को जिस डायरेक्शन में ये फेंकना चाह रहा है वहां फेंकने से रोकेगा। यस और नो? आप सिंपल मोशन अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल पढ़ रहे थे, उसमें भी हमने इस केस को कंसीडर किया था कि अगर यहां हवा है तो ये पार्टिकल को जो आपने लीव किया इसको रोकने का कोशिश करेगा। सिमिलरली इस चैप्टर में हम एयर रेसिस्टेंस को क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं। एयर रेसिस्टेंस नहीं है मान ली। क्लियर है कि नहीं? याद रखिएगा इस बात को, बिना एयर रेसिस्टेंस के इक्वेशंस बनाएंगे। एयर रेसिस्टेंस को लीजिएगा तो सारा इक्वेशन बदल जाएगा जो भी आगे पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा बात, द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। हमने यहां सरफेस, ध्यान दीजिए, स्ट्रेट लाइन बनाया, हमने यहां सरफेस देखिए स्ट्रेट लाइन बनाया, लेकिन एक्चुअली में अगर अर्थ पे आप ध्यान दें तो कर्वेचर होता है इस अर्थ का। मान लीजिए यहां पर रसिया है और यहां पर अमेरिका है। क्लियर है कि नहीं? ये प्रोजेक्टाइल, अरे प्रोजेक्टाइल मतलब वो अपना मिसाइल रसिया वाले क्या करेंगे, अपना यहां से मिसाइल लगेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो ये मिसाइल किस तरह से चलेगा भाई? इस तरह से चलेगा, इसके पास जाएगा कि नहीं जाएगा? क्लियर है कि नहीं? लेकिन क्या ये सरफेस, ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से है? नहीं, एक्चुअल बात तो क्या है? कर्वेचर है। तो इस कर्वेचर के वजह से भी ये जो रास्ता है जो यहां से डिफाइन करके भेजा है वो कि वहां जाके गिरना चाहिए, हो सकता है उसके आगे या पीछे गिर जाए ड्यू टू दिस कर्वेचर ऑफ अर्थ। और अगर ये स्ट्रेट लाइन मान के चल रहा तो सारा कैलकुलेशन सही है, फिर वहीं जाके गिरेगा। लेकिन असल में कर्वेचर होता है, लेकिन हम इसको क्या मानते हैं? नेग्लिजिबल। हम सभी जगह सरफेस को फ्लैट मानेंगे, एक्चुअली में नहीं है। एक्चुअली में फ्लैट नहीं होता है, आपको पता है अर्थ का सरफेस। सो लिख रहा द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। नेक्स्ट पॉइंट है द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। आपको पता है अर्थ एनी टाइम रोटेट कर रहा है अपना एक्सिस पे। तो अगर मान के चलिए, आप अभी थोड़ा देर में ये सोच के चलिए कि हम ऊपर की तरफ फेंके, ये हमारे हाथ में ही आ गया, इस वजह से आ गया क्योंकि हमने जब ऊपर फेंका ना, सुनो ध्यान से, जब हमने इस चीज को ऊपर फेंका तो अर्थ तो तब तक कुछ रोटेट कर गया होगा। सुन रहा है क्या बात बोल रहे? हमने जब इस चीज को ऐसे फेंका और हम खड़े हैं अर्थ पे, तब तो अर्थ कुछ रोटेट कर गया होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है अभी मान के चलो, तब तो हम आगे बढ़ चुके हैं, तब तो ये माथा में टकरा जाना चाहिए।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चूंकि ये कम डिस्टेंस के लिए हमने किया इसलिए हाथ पे आ गया, काफी ज्यादा डिस्टेंस पे आप फेंक दीजिए और उसको वहीं पे खड़े होकर कैच लेने का कोशिश कीजिए, यू विल नॉट फाइंड दैट। आप आगे मूव कर चुके होंगे, बॉल आपका पीछे गिरेगा। इसीलिए क्रिकेट में प्रैक्टिस कराया जाता है कैच का। अगर ऐसा होता कि जहां फेंक रहे हैं वहीं पे आएगा तो प्रैक्टिस का जरूरत क्या था फिर? तब तो हाथ मजबूत कराया जाता बस कि बॉल आएगा हाथ में तेरा। ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्चुअली में अर्थ हमेशा रोटेट करता है एक्चुअली में, लेकिन इस रोटेशन को भी हम इस जगह पे क्या मान के चले हैं? नेग्लिजिबल। क्लियर है कि नहीं? आप रसिया से मिसाइल दाग रहे हैं अमेरिका में, मान लीजिए यहां से आपने जैसे ही मिसाइल को फायर किया, ये अर्थ तो तब तक रोटेट हो चुका है, तो ये अमेरिका और दूर जा चुका होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक्चुअली में वहां अमेरिका में जाके गिरेगा ही नहीं। अगर उस रोटेशन को हम नेग्लेक्ट मार दे तो एक्चुअली में अगर नेग्लेक्ट मार दें तो ये मिसाइल जाकर अमेरिका में गिरेगा ही नहीं। और वही चीज हम यहां पढ़ने जा रहे हैं, हम यहां पे कंसीडर नहीं करेंगे रोटेशन को। क्लियर है कि नहीं है? मतलब अगर सच में आपको मिसाइल दागना है अमेरिका के ऊपर, रसिया वालों के बारे में बात कर रहे हैं अपना नहीं, तो आपको इस प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने के बाद मिसाइल बना के दागने से नहीं चलेगा। यू हैव टू एक्सेप्ट दी रियलिटी, जो कि एक्चुअली में होता है। रोटेशन ऑफ अर्थ होता है, कर्वेचर ऑफ अर्थ होता है, ये सबको हम क्या कर रहे हैं यहां पे? नेग्लेक्ट मार रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आगे के जितने भी इक्वेशन है उन सबको नेग्लेक्ट मार दिए हैं हम। क्लियर है कि नहीं? लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है? फोर्थ पॉइंट ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री मतलब जो रास्ते पे चल रहा प्रोजेक्टाइल, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? जी, कांस्टेंट एंड कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअली में कर्वेचर क्या है? ये रेड वाला जो लाइन हमने बनाया है ये कर्वेचर है एक्चुअली में। आप बताइए, जब मिसाइल यहां पर है तो ग्राउंड से ज्यादा डिस्टेंस पर है कि यहां पर है तो ग्राउंड से ज्यादा डिस्टेंस पर है? ऑब्वियसली इस जगह पे ग्राउंड से ज्यादा डिस्टेंस पर है। आपको मैं रियलिटी बता दूं, ये जो जी का वैल्यू आप पढ़ते हैं, जी का वैल्यू आप क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? जी का वैल्यू यहीं पे लिखते हैं ताकि आपका यूज हो जाए। जी का वैल्यू जो है लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ते हैं आप। ये वेरी करता है, किसके साथ साथ वेरी करता है? हाइट के साथ साथ वेरी करता है। अगर अर्थ सरफेस से आप ऊपर जाते जाओगे तो जी का वैल्यू कम होता जाएगा। जी का वैल्यू क्या किसी और चीज की वजह से भी वेरी करता हूं? यस, ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ भी, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ भी जी का वैल्यू मतलब डिफर करता है। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि अर्थ के पोल्स पे जी का वैल्यू अलग है, इक्वेटर पे जी का वैल्यू अलग है। कर्वेचर की वजह से बोल रहे हैं ना। तो कर्वेचर इक्वेटर में, अर्थ का इक्वेटर समझते हैं, इक्वेटर में ज्यादा डिस्टेंस होता है, रेडियस ज्यादा, डायमीटर ज्यादा होता है, वहां जी का वैल्यू अलग होता है और पोल्स पे अलग होता है। लेकिन हम यहां पे इस चैप्टर में जी का वैल्यू को हमेशा कांस्टेंट लिए हुए हैं, मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी। तो डायरेक्शन हमेशा क्या लेंगे? टुवर्ड्स द अर्थ। और एक बात ध्यान रखिएगा, हम यहां पर बार बार कह रहे हैं कि जो सरफेस है उसको तो हम फ्लैट लेंगे। यहां पे मान लीजिए प्रोजेक्टाइल है, जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से फेंक रहे हैं, वो इस रास्ते को फॉलो करते हुए आगे चल रहा है। ये पार्टिकल यहां के बाद कभी यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है। हर जगह जी का डायरेक्शन क्या होगा? ग्राउंड की तरफ। जी का डायरेक्शन हमेशा किधर होगा? ग्राउंड की तरफ। और वैल्यू क्या होगा? सब जगह एक होगा। हम कह रहे हैं इसका हाइट और इसका हाइट अलग अलग है, तो हाइट अलग अलग है तो जी का वैल्यू अलग अलग होना चाहिए। बट इस चैप्टर में हम क्या मान रहे हैं? जी का वैल्यू सेम है और डायरेक्शन हमेशा ग्राउंड के तरफ होगा। क्लियर है कि नहीं? बाय दिस ऑल दिस 4 assumptions वी विल स्टार्ट द प्रोजेक्टाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब पढ़ना प्रोजेक्टाइल मोशन। जो चीजें इंपॉर्टेंट थी, जो चीजें एजम्पशन लायक थी, जो चीजें बताना था चैप्टर से पहले, वो हमने कंप्लीट कर दिया। लेट्स स्टार्ट। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो सीक्वेंस ऑफ स्टडी होगा वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं इस कंटेंट्स के थ्रू।
अभी तक प्रोजेक्टाइल क्या है और इस प्रोजेक्टाइल में क्या क्या एज्यूम करेंगे, इनको डिस्कशन किए। अब देखिए क्या पढ़ना है आपको। पहला जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। क्या है यहां डिस्कस नहीं करते हैं, क्या क्या पढ़ना है सिर्फ बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन कितने टाइप के होते हैं डिस्कस करेंगे। मेनली ये 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक टाइप आपको पढ़ना है दैट इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट है ये जो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, जिस पाथ से, जिस रास्ता से होकर के पार्टिकल मूव करेगा उसका इक्वेशन क्या होगा, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। कितना देर हवा में रहेगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजेंटली कितना आगे तक जा सकता है, हॉरिजेंटल रेंज। और मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम कितना ऊपर तक जा सकता है, यह सब प्रोजेक्टाइल का पार्ट है। और जो 8th में हमने लिखा है सर्कुलर मोशन, इसके अंदर भी कई छोटे छोटे टॉपिक्स है, जैसे कि एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये सब बातें सर्कुलर मोशन के अंडर में आता है और इसी चैप्टर में इस बातों को हम कवर करके हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक दैट इज प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, यहां पे यह समझाने की बात है कि जब मोशन 2 डायमेंशन में हो रहा है, 2 डायमेंशन का हेल्प लेकर के हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं, तो दोनों डायमेंशन में जो मोशन हो रहा है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। फिजिकल इंडिपेंडेंट कैसे, तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज अ 2 डायमेंशनल मोशन। ऑलरेडी समझ चुके हैं कि प्रोजेक्टाइल का मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है। सो इट कैन बी डिस्कस्ड इन 2 पार्ट्स। 2 डिफरेंट पार्ट्स में इसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं। कैसे, हम बात करेंगे अभी। पहला पार्ट को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल मोशन, और दूसरा पार्ट को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल मोशन। दोनों को देखते हैं। These 2 motions takes place independent of each other। ये दोनों मोशन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है और अकर होता है। दोनों मोशन हो रहा होता है साथ साथ, बट एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं रखता है। क्लियर है कि नहीं। इसी को आप क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। एंड दिस वाज डिस्कस्ड बाय गैलीलियो फॉर द फर्स्ट टाइम। हमको याद नहीं आ रहा, 1600 कुछ है, अब देख लीजिएगा। क्लियर है कि नहीं। ये गैलीलियो ने ही बताया था। अब इस बात को समझते हैं। तो लेट सपोज आप क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट में बैटिंग करते हुए आपने बॉल को मारा इस तरह से। तो ध्यान दीजिएगा, ये ग्राउंड लेवल है, यहां पर बॉल है, और इस बॉल को आपने जैसे ही बैट से मारा तो ये इस प्रकार का रास्ता को फॉलो किया। लेट सपोज इट गोज टू 6, पवेलियन में चला गया। पवेलियन ने क्या बोलता, क्राउड में चला गया ना, क्या रहे। तो चलो ठीक है। तो इधर एक कंपोनेंट हम इसका लिए दैट इज y कंपोनेंट, और इधर एक डायरेक्शन ले लिया x। बोलने का मतलब हम 2 डायरेक्शन में इस मोशन को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो यहां पर इस बॉल को कुछ वेलोसिटी मिला होगा ऑब्वियसली, सो दिस इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वेलोसिटी धीरे 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 घटता जाएगा और यहां पर आके वेलोसिटी क्या होगा, 0। हाँ, यहीं पे मिस्टेक करता बच्चा। अगर यहां पर आके वेलोसिटी 0 हो गया है तो वो आगे क्यों जाएगा, सीधा नीचे आके गिर जाएगा ना। जाके वेलोसिटी मान लो यहां 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, सीधा नीचे गिर जाएगा। ग्रेविटी तो नीचे खींच लेगा, उधर क्यों जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। सर वेलोसिटी 0 क्या हो रहा है, यहां वेलोसिटी 0 तो हो रहा है क्योंकि और ऊपर नहीं जा रहा, मतलब ऊपर वाला वेलोसिटी तो 0 हुआ है, आगे जाने वाला वेलोसिटी 0 नहीं हुआ। हियर देयर आर 2 वेलोसिटीज। कैसे ना, एक वेलोसिटी सर इस बॉल को इधर मिल रहा है जो इसको इधर लेके जा रहा है, और एक वेलोसिटी ऊपर के तरफ है जो कि यहां 0 है। ऑब्वियसली यहां 0 होगा तब तो और ऊपर नहीं जा रहा, आगे जा रहा। लेकिन तो हम शुरुआत से ही कह रहे हैं, यहां पे जो वेलोसिटी है इस पार्टिकल का जो आपने यहां दिया है उसको 2 कंपोनेंट में हम बांटते हैं, एक इधर है और एक इधर है। दोनों एक दूसरे का म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है कि नहीं है। लेट सपोज ये जो पार्टिकल है, ये जो बॉल है, ये जो गेंद है, इसको आपने थीटा एंगल से थ्रो किया है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट इसको बोलते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट इसको बोलते हैं। मतलब इधर भी मोशन हो रहा पार्टिकल का, देखिए आगे बढ़ रहा है, और ऊपर की तरफ भी मोशन हो रहा है। यस और नो, मोशन ऊपर की तरफ भी है और
हॉरिजेंटल की तरफ भी, ऊपर मतलब वर्टिकल और आगे की तरफ मतलब हॉरिजेंटल। तो समझ में आया क्या बात बोल रहा है यहां पर? दो कंपोनेंट्स में मोशन होगा, दो मोशन होगा, एक हॉरिजेंटल मोशन होगा, दूसरा वर्टिकल मोशन होगा। वर्टिकल मोशन मतलब ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है और हॉरिजेंटल मोशन मतलब आगे की तरफ मोशन कर रहा है। क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है? तो ये जो वेलोसिटी है इसको आपने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, तो कंपोनेंट्स का नाम भी चलिए दे देते हैं। इसको हम दे देते हैं ux, इसको हम दे देते हैं uy। क्लियर है कि नहीं है? एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो ux कहलाएगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और ये क्या है? uy, वर्टिकल कंपोनेंट। क्या ये u यहां पर भी u ही रहेगा या बदलेगा? सर बदलेगा, ऑब्वियसली चेंज होगा ना। तो इसका भी यहां पर भी दो कंपोनेंट है, जो कि एक आपको हॉरिजेंटल देखने को मिलेंगे, हॉरिजेंटल मतलब पैरेलल टू दिस एक्सिस, एक्स एक्सिस, और एक वर्टिकल मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस। हम यहां पर मान लेते हैं ये कुछ भी y हो चुका है और यहां पर भी कुछ भी सॉरी ये क्या है? x डायरेक्शन में है तो v x है, और यहां पर क्या है? v y है। यहां पर एकदम मैक्सिमम हाइट में अगर पहुंच गया है तो मैक्सिमम हाइट में वी वाई का वैल्यू आप बता सकते हैं कितना है? 0 है। यस और नो? क्योंकि ऊपर और नहीं जा रहा है, लेकिन वी एक्स अभी भी है। क्लियर है कि नहीं है? वी एक्स अभी भी है। आगे जाएंगे, यहां पर पहुंचा पार्टिकल, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और इधर हॉरिजेंटल कंपोनेंट अभी इधर है, वर्टिकल कंपोनेंट किधर है जरा बताइएगा? ऊपर की तरफ। क्या सर? ऊपर तो जा ही नहीं रहा, लेकिन नीचे जा रहा है सर, नीचे जा रहा है। तो अब डायरेक्शन इसका बदल गया। किसका? ना वी वाई का डायरेक्शन बदल गया है, वी एक्स अभी भी वही है। क्लियर है कि नहीं? जब यहां पर जाके टकरा रहा है उस समय का अगर हम बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट ये है और हॉरिजेंटल कंपोनेंट ये है, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट यहां आकर के दैट इज वी एक्स क्या हो गया होगा? 0 हो गया होगा, उधर और नहीं जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? और सर ये भी 0 हो जाएगा? अरे जिस समय टकरा रहा उस समय 0 तो नहीं होगा, ऑब्वियसली कुछ वेलोसिटी के साथ तो टकरा रहा होगा, वी डोंट नो दैट। तो हम यहां पे वी वाई ही मान रहे हैं। बोलिए, सारा ट्रबल समझ में आया यहां से यहां? क्लियर है यहां तक? अच्छा, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं, फिर इसको इसके साथ और रिलेट करेंगे। अभी सब कुछ नहीं हो गया है, आप ड्रॉ मत कीजिएगा, लास्ट में ड्रॉ कीजिएगा। The velocity of the particle can be resolved into two mutually perpendicular components. तो वेलोसिटी को हमने क्या किया? दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया हुआ है, दो हिस्सा में बांट दिया हमने, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है हमेशा, यहां पर भी, 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 हर जगह म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आगे बात करते हैं। एक कंपोनेंट को कहेंगे हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट, दूसरा को कहेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। तो जितना भी ux या vx दिख रहा है आपको, सारा क्या है? हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, और uy और vy क्या है? बोलो, वर्टिकल कंपोनेंट है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बात करते हैं। यहां से इंपॉर्टेंट बात है, कुछ चेंज लाएंगे उस पे यहां के हिसाब से, तो ध्यान दीजिएगा। द हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड, हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड थ्रूआउट द फ्लाइट। जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो अनचेंज्ड रहेगा जब तक ये हवा में रहता है। मतलब अगर यहां पर इस बॉल का हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी जो है वो ux है, तो यहां पर भी क्या होगा बच्चा? vx नहीं, क्या होगा? ux ही होगा। यहां भी क्या होगा? ux ही होगा। यहां पर भी क्या होगा? ux ही होगा। और यहां ux का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हॉरिजेंटल कंपोनेंट नहीं चेंज हो रहा है। जिस वेलोसिटी के साथ आपने फेंका उसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रह गया, बस जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बदलता गया। इसके पीछे भी कारण है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट को बदलने का कोई कारण ही नहीं है, खोज नहीं पाइएगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट को बदलने के कारण है। कैसे? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा है। आगे लिख रहा है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कंटिन्यूअसली अफेक्ट्स द वर्टिकल कंपोनेंट। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट बदलेगा, किस वजह से बदलेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से। भाई कोई चीज जब ऊपर गया है तो उस चीज को ग्रेविटी क्या करेगा? नीचे की तरफ खींचेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो नीचे की तरफ खींच रहा है तो नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो जिस वजह से ये पार्टिकल को जो आपने इस तरह से प्रोजेक्ट किया, ऐसे ही सीधा नहीं चला गया, ये जाकर के ऐसे गिर रहा है, इसके पीछे कारण कौन है? ग्रेविटी खींच रहा है उसको ना।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी देखना है तो एक और ड्राइंग हम बना देते हैं आपके सामने, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये है मान लीजिए रास्ता, ये है वर्टिकल डायरेक्शन, ये y हो गया, ये x हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहां से पार्टिकल चलना शुरू किया, जब यहां पर पहुंचा, ये है, यहां पर भी दिखा देते हैं, यहां पर भी दिखा देते हैं, सब जगह दिखा देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, g का डायरेक्शन क्या बोला, हमेशा नीचे की तरफ होगा और वैल्यू सेम होगा। थोड़ा देर पहले एजम्पशन कर चुके हैं आप, g इधर है, ये g अभी भी इधर है, ये g अभी भी इधर है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है इसमें? तो बताओ क्या g हमेशा, हाँ हमेशा सर एक तरफ है, लेकिन यहां से अगर यहां तक का मोशन पर ध्यान दो तो ऊपर की तरफ मोशन हो रहा है, और अगर यहां से आगे यहां तक का मोशन पर ध्यान दो तो नीचे की तरफ मोशन हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो माइनस जी लेंगे, और जब नीचे की तरफ जाएगा तो प्लस जी लेंगे। तो यहां पे जी की जगह क्या लिखना चाहिए, माइनस जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? तो जब हम वहां पर क्वेश्चंस वगैरह बनाएंगे, अप्लाई करेंगे, तब हम उस चीज को लेंगे। अभी फिलहाल आप ध्यान दीजिए कि नीचे की तरफ हमेशा लग रहा है जी। और ये किसको अफेक्ट करेगा, क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अफेक्ट करेगा कि वर्टिकल कंपोनेंट को? वर्टिकल को, ऑब्वियसली जो ऊपर की तरफ वेलोसिटी दिख रहा था उसको अफेक्ट करेगा, ना कि हॉरिजॉन्टल वाला को। हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स है ही नहीं। समझ में आ रहा है? सो देयर इज नो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो देयर इज नो अफेक्ट इन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटीज। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रहा है, द हॉरिजॉन्टल मोशन इज अ यूनिफॉर्म मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन को इसलिए हम क्या कह दे रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन। देखिए ux वेलोसिटी है, ux वेलोसिटी, ux वेलोसिटी, ux वेलोसिटी, यहां पे भी ux, दैट इज जीरो हो गया। लेकिन जो भी है वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो हॉरिजॉन्टल वाला जो मोशन है उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। लेकिन यहां एक और मोशन है जो कि वर्टिकल मोशन है, उसे हम क्या कहेंगे, तो लिख रहा है वर्टिकल मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रिटार्डेड मोशन। कभी कभी एक्सेलरेट हो रहा है और कभी कभी रिटार्ड हो रहा है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि एक बार g को प्लस में लेंगे, एक बार g को माइनस में लेंगे। जब g प्लस है तो एक्सेलरेटेड बोलेंगे, और g माइनस मतलब रिटार्डेड मोशन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आपसे पूछ रहे हैं यहां से जब यहां तक पार्टिकल चल रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट का बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो फिक्स हो गया, कांस्टेंट। अरे समझ में आ गया है? वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब जो है क्वेश्चन में देगा वो आप देख लोगे, हमेशा कांस्टेंट, जो भी है वो कांस्टेंट हो गया। जो बदल रहा है वो क्या बदल रहा है, वर्टिकल वाला, वो क्या है, वेरिएबल है। और इसके पीछे कारण क्या है, अभी बता दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स इसके पीछे कारण है। तो ठीक है, क्या कह रहा है यहां पर कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन वर्टिकल मोशन वाला जो पार्ट है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड मोशन है। ऐसा क्यों बोलो रे? जब हम यहां से पार्टिकल को यहां तक पहुंचा रहे हैं उस समय वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा। कौन सा कंपोनेंट का बात कर रहे हो, वर्टिकल वाला का। हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट हो चुका है। जो बदल रहा है वो वर्टिकल वाला बदल रहा है, धीरे धीरे वेलोसिटी घट रहा है। अगर वेलोसिटी घटता है तो उसको क्या कहते हैं, रिटार्डेड। लेकिन यहां से जब फिर आगे की तरफ जाएगा तो फिर सॉरी, वेलोसिटी फिर क्या होगा, बढ़ेगा। कौन सा कंपोनेंट बढ़ेगा, वर्टिकल वाला, अगेन वर्टिकल वाला ही बढ़ेगा। तो उस समय क्या हो जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो वर्टिकल मोशन है वो कभी कभी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होता है, कभी कभी यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन होता है। बट जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा कांस्टेंट होता है उसका वेलोसिटी, सो दैट इट मे बी सेड एज यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है कि नहीं है? तो हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर दिया, एंड दिस प्रिंसिपल विल बी फॉलोड इन ईच डेरिवेशंस। आगे जितने भी हम डेरिवेशंस करेंगे इस चैप्टर में, इसको फॉलो करते हुए करेंगे, इस रूल को फॉलो करते हुए ही करेंगे। तो चलिए, इतना कुछ सिखाने के बाद आपसे अगर हम थोड़ा सा चीज ये पूछें, कह रहा है कि दी हॉरिजॉन्टल मोशन इज अ यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन है मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। कौन सा वाला एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल मोशन वाला एक्सेलरेशन। तो ए एक्स का वैल्यू आप हमेशा क्या बैठाएंगे, जीरो बैठाएंगे।
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या है, जीरो है, तो हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन भी होगा, वर्टिकल एक्सेलरेशन भी होगा। तो वर्टिकल एक्सेलरेशन वाला क्या होगा जरा बता सकते हैं? यहां नहीं लिख करके अगर बच्चा यहां लिख दें, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, यहां पर अगर लिख दें कि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज ऑलवेज जीरो बट एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज नॉट जीरो, क्या होगा? वो हमेशा जी के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, हमने बता दिया था अभी कि वैल्यू हमेशा फिक्स मानिएगा। डायरेक्शन भी फिक्स होता है, वो हमेशा टुवर्ड्स द ग्राउंड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? बस इस बात पे प्लस माइनस होता है कि मोशन किधर हो रहा है। अगर मोशन के ऑपोजिट होता है तो जी को नेगेटिव ले लेते हैं, अगर मोशन के डायरेक्शन में जी है तो पॉजिटिव ले लेते हैं, और कुछ नहीं, लेकिन जी का वैल्यू जो है वो है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट आपका आज समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में आपका जो इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स है, मेन टॉपिक्स है, वो स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग रहा, मेरे हिसाब से पढ़ाने में बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो देख करके, समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट में अपना राय जरूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज योर कमेंट्स विल रेट अस टू इम्प्रूव आवरसेल्फ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।